नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं रमेश आंडा। ट्राई सिटी अपडेट में आपका स्वागत है। सबसे पहले ट्राई सिटी की खास खबरें। न्यूरोलॉजी विभाग के प्रमुख प्रोफेसर विवेक लाल बने पीजीआई के निदेशक, कहा पेशेंट फ्रेंडली बनाऊंगा पीजीआई को। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू पहुंचे पंजाब यूनिवर्सिटी, 1128 को दी पीएचडी की डिग्री। और दिल्ली के भाजपा नेता तेजिंदर बग्गा को लेकर हाई कोर्ट में उलझे 3 राज्यों के वरिष्ठ वकील, लेकिन परिणाम निकला शून्य। और अब खबरें विस्तार से। न्यूरोलॉजी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर विवेक लाल पीजीआई के नए निदेशक नियुक्त किए गए हैं, जिनकी नियुक्ति को केंद्र ने हरी झंडी दे दी है और इस संबंध में आदेश भी जारी कर लिए हैं। आदेश जारी होने के बाद से ही प्रोफेसर विवेक लाल ने पीजीआई के निदेशक का पदभार संभाल लिया है। पदभार संभालने के बाद उन्होंने कहा कि पीजीआई को पेशेंट फ्रेंडली बनाना ही उनका पहला उद्देश्य रहेगा। डॉक्टर विवेक लाल 30 वर्षों से भी अधिक समय से पीजीआई में सेवाएं दे रहे हैं, जिन्होंने पीजीआई से ही एमडी और डीएम की डिग्री हासिल की थी। न्यूरोलॉजी विभाग को ऊंचाइयों तक ले जाने में डॉक्टर विवेक लाल का बहुत बड़ा योगदान है। वह अब तक दर्जन भर से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड भी जीत चुके हैं। पंजाब विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह संपन्न हो गया। देश के उपराष्ट्रपति और विश्वविद्यालय के कुलपति उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू बतौर मुख्य अतिथि के रूप में यहां शामिल हुए। दीक्षांत समारोह के दौरान 1128 लोगों को पीएचडी की डिग्रियां प्रदान की गई। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, पंजाब व हरियाणा के मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी पहुंचे हुए थे। हरियाणा से हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल को खेल रत्न से नवाजा गया, जबकि 5 अन्य को भी पीयू रत्न से सम्मानित किया गया है। मैं आज तुहाड़े सारे विचकार आके बहुत खुश हाँ। सारे आनू मेरिया शुभकामनावां। My dear sisters and brothers, I feel really happy to be amidst you for this prestigious convocation and also participate, felicitating, honoring some of the great sons of the great country. देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू शुक्रवार को पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ पहुंचे। यहां 69वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उपराष्ट्रपति ने यूनिवर्सिटी चांसलर होने के नाते बतौर विशेष अतिथि शिरकत की। उन्होंने करीब 1128 विद्यार्थियों को डिग्री दी। करीब 10 बजे उपराष्ट्रपति पंजाब यूनिवर्सिटी पहुंचे। इसके बाद करीब 10:30 बजे डिग्री बांटने की प्रक्रिया शुरू हुई। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री और राज्यपाल पहुंचे। हरियाणा से हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल को खेल रत्न से नवाजा गया। इसी के साथ ही 5 अन्य लोगों को भी पीयू रत्न से सम्मानित किया गया। वहीं इस दौरान उपराष्ट्रपति ने अपने संबोधन की शुरुआत पंजाबी से की और समारोह में पंजाब के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री और राज्यपालों के पहुंचने की खुशी जताई। मैं आज तुहाड़े सारे विचकार आके बहुत खुश हाँ। सारे आनू मेरिया शुभकामनावां। My dear sisters and brothers, I feel really happy to be amidst you for this prestigious convocation and also participate, felicitating, honoring some of the great sons of the great country. पंजाब विश्वविद्यालय के 69वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करने का सुयोग प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर आप सभी के बीच आकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता है। आज जब देश की अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, हम अपनी उपलब्धियों का गौरव मना रहा है। इस अवसर पर राष्ट्र निर्माण में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका को याद रखना जरूरी है। भविष्य में भी राष्ट्र के निर्माण में शिक्षा का योगदान सदैव महत्वपूर्ण रहेगा।
इस मौके पर पीयू के एलुमनी और प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोफेसर अजय कुमार सूद, भारत बायोटेक के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर कृष्णा एल्ला और ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर सुचित्रा एल्ला को डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री दी गई। इसी के साथ ही नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग के पूर्व डायरेक्टर प्रोफेसर JS राजपूत को ज्ञान रत्न, हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल को खेल रत्न अवार्ड दिया गया। वहीं आपको बता दें, इस दौरान पंजाब यूनिवर्सिटी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिले। पीयू की तरफ जाने वाली हर सड़क पर पुलिस तैनात रही, तो वहीं कैंपस के अंदर भी नो व्हीकल जोन बनाया गया। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। भाजपा नेता तेजेंद्र सिंह बग्गा की गिरफ्तारी और हरियाणा व दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को लेकर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में 3 घंटे तक 3 राज्यों के आला वकील बहस करते रहे। पंजाब और हरियाणा के एडवोकेट जनरल और केंद्र के सॉलिसिटर जनरल भी इस मौके पर बहस में शामिल रहे। 3 घंटे तक हुई बहस के बाद कोर्ट ने हरियाणा और दिल्ली से पूरे घटनाक्रम का एफिडेविट मांग लिया, जिसमें दिल्ली ने कहा है कि उन्होंने किसी भी पंजाब पुलिस के अधिकारी को ना तो गिरफ्तार किया ना ही हिरासत में लिया, जिसके बाद इनकी अपील अपने आप ही खत्म हो गई। वहीं अब तेजेंद्र बग्गा को वापस गिरफ्तार करने के लिए पंजाब पुलिस कोर्ट का सहारा लेगी। तीनों राज्यों के आला वकील भी इस मामले में बहस के बाद किसी परिणाम तक नहीं पहुंच पाए, ना ही कोर्ट ने कोई अंतरिम आदेश जारी किए। भाजपा नेता तेजेंद्र सिंह बग्गा की गिरफ्तारी और हरियाणा व दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को लेकर पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट में आज दोपहर बाद 3 घंटे तक वकीलों के बीच तनातनी का माहौल बना रहा। जस्टिस बत्रा ने दिल्ली व हरियाणा को सारे घटनाक्रम को एफिडेविट के रूप में कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए, जिसके बाद ही कोर्ट अंतरिम आदेश जारी करेगा, जबकि मामले में अब सुनवाई कल यानी शनिवार को होगी। बता दें कि पंजाब पुलिस द्वारा एक मामले में आरोपी तेजेंद्र सिंह बग्गा को दिल्ली में उनके घर से शुक्रवार सुबह गिरफ्तार कर लिया था। बग्गा को लेकर पंजाब पुलिस कुरुक्षेत्र तक ही पहुंची थी कि हरियाणा पुलिस ने बग्गा को लेकर आ रही पुलिस पार्टी को रोक लिया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस कोर्ट से सर्च वारंट लेकर पहुंच गई और तेजेंद्र बग्गा को वापस ले गई। दिल्ली पुलिस ने तेजेंद्र बग्गा के पिता की शिकायत पर अज्ञात व्यक्तियों और पंजाब पुलिस के खिलाफ उनके साथ मारपीट करने और तेजेंद्र बग्गा को किडनैप किए जाने की FIR दर्ज की, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने वायरलेस पर मैसेज फ्लैश किया, जिसके बाद हरियाणा पुलिस ने पीपली के पास हाईवे पर नाका लगाकर दिल्ली से तेजेंद्र बग्गा को लेकर आ रही पुलिस पार्टी को रोक लिया और सभी को थाने ले गए। दिल्ली पुलिस को इसकी सूचना दी गई, जिसके 6 घंटे बाद दोपहर को दिल्ली पुलिस कोर्ट से मिले सर्च वारंट लेकर पीपली पहुंची और तेजेंद्र बग्गा को वापस दिल्ली ले गई। वहीं इस सारे एपिसोड को लेकर पंजाब सरकार हाई कोर्ट पहुंची और मांग की कि बग्गा की कस्टडी पंजाब पुलिस को दी जाए, क्योंकि उसे 24 घंटे के भीतर कोर्ट में पेश करना है। पंजाब के एडवोकेट जनरल अनमोल रतन सिद्धू ने कहा कि जो कुछ हुआ है वह पंजाब पुलिस को हताश करने वाला है, जिससे पुलिस का मनोबल टूटेगा। सिद्धू ने कोर्ट को बताया कि तेजेंद्र बग्गा को कानूनी कार्रवाई पूरी करने और दिल्ली पुलिस को सूचना देने के बाद ही गिरफ्तार किया गया था और आने से पहले भी जनकपुरी थाने में सूचना दी गई थी। सिद्धू ने कोर्ट को बताया कि बग्गा के खिलाफ पंजाब में आतंकवाद को भड़काने का मामला दर्ज है और उसे 5 बार इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए नोटिस भेजा गया था, पर वह पेश नहीं हुआ, जिसके बाद पुलिस को उसे दिल्ली जाकर गिरफ्तार करना पड़ा। हर एक चीज़ साढ़े कोल वीडियोग्राफ है, पुलिस स्टेशन का एपीसोड भी साढ़े कोल वीडियोग्राफ है, उत्थों दे उहदे घर दा भी मिस्टर तेजेंद्र सिंह बग्गा दा अरेस्ट का वीडियो स्टॉप है। किसी ने कोई धक्का नहीं किया, साढ़े किसी मैन इन यूनीफॉर्म ने कोई किसी जाति नहीं की, जिवें कह रहे बग्गा दे फादर कह रहे भी मेरे से कोई जाति हुई, एक एक चीज़ साढ़े कोल डिजिटल रिकॉर्डेड है। उदों बाद उन्होंने बड़े प्रॉपर तरीके नाल असीं लैके आ रहे हैं। रास्ते दे विच हरियाणा पुलिस इन कनाइवेंस दी दिल्ली पुलिस जिस तरीके फिल्मी या स्टंटबाजी के नाल उन्होंने साडी टीम नूं उत्थे रोकिया गया। 3 SP 1 IG सारी टीम नूं लैके पिपली दे पुलिस स्टेशन ते लैके गए अलॉन्ग विद सदर कुरुक्षेत्र। उदों बाद असी साढ़े कोल होर कोई इलाज नहीं सी एक्सैप्ट टू टच द डोर ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट। वी टच द डोर ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट। इमीडिएटली साडी हैवीस कॉर्पस लगी इस चीज़ नूं लैके ते साडे जज साहब जिहड़े उन्होंने बड़ी जस्टिसिएबल दे तरीके नाल इह गल नूं एप्रीशिएट कीता जी देखो क्यों साडा FIR असी रजिस्टर हुई है। FIR के मुताबिक या लॉ के मुताबिक एज पर सैक्शन 57 ऑफ द CRPC असी इहनूं 24 घंटे दे विच प्रोड्यूस करना है। होर तां अज दे दिन कोई इशू ही नहीं सी।
वहीं दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसपी जैन और सीनियर एडवोकेट चेतन मित्तल ने कोर्ट को बताया कि बग्गा को गिरफ्तार करने से पहले दिल्ली पुलिस को सूचित नहीं किया गया और जो लोग उसे घर से लेकर आए वे सादी वर्दी में थे, जिन्होंने सुबह सवेरे बग्गा को जबरन घर से उठाया है। दिल्ली पुलिस की ओर से बताया गया है कि पंजाब पुलिस के किसी भी कर्मी या अधिकारी को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में नहीं लिया है, न ही किसी को गिरफ्तार किया है। जो टीम जनकपुरी पुलिस स्टेशन में है वह अपनी मर्जी से वहां बैठी हुई है। उसके अंदर पुलिस वाले जैसे वो कोई टेररिस्ट आदमी हो उसको 8:30 बजे बिना प्रोसीजर फॉलो किए, ये भी नहीं बता के कि ये पंजाब पुलिस से आए हैं, 8:30 बजे ड्रैग करके उनको वहां से उठाया। उनके फादर ने जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ था दिल्ली पुलिस में जाके रजिस्टर किया, दिल्ली पुलिस ने वेरीफाई किया, कोई एंट्री पुलिस को नहीं दी, कोई मजिस्ट्रेट से इन्होंने ऑर्डर नहीं लिया, उसको उठाकर ले गए। उन्होंने फ्लैश किया हरियाणा में और पंजाब बाकी जगह में। जो हरियाणा पुलिस ने आज कोर्ट में बताया कि प्लेन पहली जो गाड़ी पकड़ी गई उसमें प्लेन क्लोज में पुलिस वाले थे जो बाद में आइडेंटिफाई हुए। आप एक प्लेन क्लोज में ले जा रहे हो एक आदमी को 8:30 बजे, जिसकी कोई वो टेररिस्ट आदमी है, एक ट्वीट के करके आपने पॉलिटिकल पर्चा दर्ज करा रखा है। इन दी हिस्ट्री ऑफ द पंजाब दे आर क्रिएटिंग ए न्यू हिस्ट्री कि कोई आदमी आज ट्वीट करता है वहां पे खड़े हैं 50 पुलिस वाले दिल्ली में प्रेजेंट हैं, प्लेन क्लोज में जाके धमका के उठा के लाते हैं। इस तरह का जो साजिश की है उसका आज उनको पूरा जवाब मिला है। जब किडनैपिंग का पर्चा दर्ज हुआ, फ्लैश हुआ, वारंट थे, इन्होंने वहां पर अपना क्यों नहीं शो किया कि उन्होंने डीडीआर एंट्री की हुई या पुलिस पे प्रॉपर की हुई है। आराम से पुलिस वाले वापस आ गए, किसी ने कोई नहीं की। स्टेट ऑफ पंजाब ने अपनी हार को देखते हुए आज ये ड्रामा किया है कि स्टेट ऑफ पंजाब एक हैबियस कॉर्पस डाल रही है। वहीं हरियाणा के एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन ने कोर्ट को बताया कि हरियाणा पुलिस ने सिर्फ दिल्ली पुलिस की ओर से फ्लैश हुए मैसेज पर अपनी ड्यूटी निभाते हुए तेजिंदर बग्गा को लेकर आ रहे वाहनों को रोककर दिल्ली पुलिस को सूचना दी थी। वहीं कोर्ट ने दिल्ली और हरियाणा की ओर से पेश हुए अधिवक्ताओं को एफिडेविट के माध्यम से ब्यौरा कोर्ट को देने की बात कहते हुए सुनवाई शनिवार तक स्थगित कर दी है, लेकिन एफिडेविट फाइल होने के बाद कोर्ट अंतरिम आदेश जारी कर सकती है। दोनों राज्यों व केंद्र की ओर से पेश हुए वकीलों ने एक दूसरे पर कई बार कटाक्ष भी किए। यहाँ तक कहा गया कि पंजाब सरकार ने तेजिंदर बग्गा को एक साधारण व्यक्ति से गब्बर सिंह जैसा खूंखार अपराधी दिखाने की कोशिश की है। ये बात भी उठी कि लड़ाई तेजिंदर बग्गा को लेकर नहीं बल्कि दिल्ली और पंजाब की सरकार व केंद्र सरकार के बीच की है। यही कारण है कि पूरा कानूनी अमला कोर्ट में खड़ा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से रमेश हांडा की रिपोर्ट। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष दीपा दुबे ने सांसद किरण खेर को नकारा बताया। उनका कहना था कि पिछले दिनों 4 नंबर कॉलोनी को जिस तरह से हटाया गया वह गैर कानूनी था। उन्होंने कहा कि किरण खेर ने वायदा किया था कि शहर से किसी का भी घर तोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन 1000 से भी अधिक घर तोड़ दिए गए। उन्होंने कहा कि प्रशासन को समय देना चाहिए था या उन लोगों का पहले पुनर्वास किया जाना चाहिए था, उसके बाद ही वहां बुलडोजर फेरा जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि अब संजय कॉलोनी और जनता कॉलोनी पर भी नोटिस बोर्ड लटका दिए गए हैं, जहां से कॉलोनी को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सांसद किरण खेर को इस मामले में सामने आना चाहिए और जनता और संजय कॉलोनी के लोगों को पुनर्वास योजना के तहत घर मिलने के बाद ही यहाँ से हटाया जाना चाहिए। देखिए, बहुत ही दर्दनाक और दुखपूर्ण ये जो पंजे चल रहे हैं उनका हमेशा से हम विरोध कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि क्या हालात हैं हमारे देश के, क्या हालात हैं चंडीगढ़ के। इतनी गर्मी, बिजली के इतने कट, पानी की व्यवस्था ना होना, 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं बच्चे जो दे रहे हैं, मेरी बहनें जो गर्भवती हैं, जो पूरे टाइम पे हैं, या जिनके बच्चे अभी जन्म लिया है जिन जातक ने, और जो लोग अभी अपने बच्चों को महीना भी नहीं हुआ, उनको लेके इस कड़कती धूप में कहाँ जाएं। आप लोग ये बताइए, आपने उनको घर प्रोवाइड करो, वो वहाँ जाएं। हम तो कहते हैं स्लम एरिया ख़त्म कर दो, लेकिन उनको आवाज़ तो दो। रोटी, कपड़ा और मकान एक व्यक्ति की मूलभूत सुविधा है। रोटी वैसे महंगाई ने छीन ली इन लोगों की, और कपड़े के लिए ये सड़क पे कितना संघर्ष कर रहे हैं, कपड़े वो फट चुके हैं इनके। और उसके बाद आज जब मकान की छत की बात आई तो टूटी हुई झोंपड़ी भी आज उन्होंने हटा दी। कितना दर्दनाक था जब अंगूठा पर्ची हो चुकी है, सर्वे में सब कुछ हुआ है, उन लोगों को मकान क्यों नहीं दिए जा रहे। जब मोदी जी ने ये कहा कि 2022 तक सब लोगों के ऊपर, नागरिकों के ऊपर छत होगी,
किरण खेर ने कहा कि पंजा नहीं चलेगा, उसके बावजूद या तो किरण खेर की चलती नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन उसकी सुनता नहीं है, या फिर ये है कि वो भी एक दिखावा है, वो भी एक फरलो है, बोलते जाओ जो कुछ मर्जी करो। अब आप देखिए 4 नंबर ख़त्म किया, वो महिलाएं अपनी जवान बच्चियों को लेके बात करती हैं ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, वो महिलाएं अपनी जवान बच्चियों को लेके रात को सड़क के किनारे बैठी हुई थी, उनकी सुरक्षा किसने की? कहाँ से लाओगे आप सुरक्षा के लिए? क्या वो महिलाएं नहीं थी? मेयर हमारी मैडम है, महिला है, सांसद हमारी महिला है, और महिला के ऊपर ही इतना अत्याचार, कहाँ तक इस चीज़ को माना जाएगा? आप उनको शेल्टर प्रोवाइड करते, आप बात करते हैं कि हम उनके लिए घर देंगे, कब घर देंगे? जब वो घर ही क्षति टूट गई। और आज बात हो रही है जनता कॉलोनी सेक्टर 25 की, आज बात हो रही है संजय कॉलोनी टूटने की, नोटिस में नोटिस आ रहा है। मैं यही कहना चाहती हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से कि देखिए सांसद तो नकारा है, मेयर उससे भी ज़्यादा नकारा है। महिला होने के नाते जो इंसान महिलाओं के बच्चियों के बारे में नहीं सोच सकता वो नकारा है बिल्कुल। और गवर्नर साहब को मैं समझती हूँ कि उनको थोड़ा इस पर एक्शन ले लेना चाहिए, क्योंकि उनको ये सोचना चाहिए कि पहले घर दो, फिर उसके बाद जो है आप उनकी छतें वहाँ से उड़ा रहे हो, ख़त्म कर रहे हो, घर ध्वंस कर रहे हो, पंजा चला रहे हो, वो करो, लेकिन उनको घर प्रोवाइड करो। मेरी यही है, उनको मूलभूत सुविधा प्रदान करो ताकि वो रोटी कपड़ा और मकान की जो हमें संविधान ने जो हमें एक अधिकार दिया है उसको तो ना छीनो। कहाँ जाएंगे वो मेरे 10वीं और 12वीं के छात्र जिनका पेपर चल रहे हैं, फाइनल पेपर? पहले तो पॉलिसीज़ ऐसी गंदी बना दी एजुकेशन की कि बच्चे पढ़ ही ना पाएँ, और आज अगर सिचुएशन ऐसी आई पढ़ाई की, पेपर हो रहे हैं कोविड के बाद, तो उनके लिए आज वो घर उठाएंगे, सामान उठाएंगे, घर ढूंढेंगे या सड़क के ऊपर बैठ के पढ़ेंगे। हॉटमैन इंडिया लिमिटेड कंपनी में रात को आग लग गई। यह रात 1 बजे के बाद लगी, जिसमें कंपनी में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। यह कंपनी अंडों की ट्रे और फ्रूट्स की ट्रे बनाया करती थी। आग लगने को कारणों का भी पता नहीं चल पाया। पुलिस और दमकल विभाग इस मामले की जांच में जुटे हुए हैं। डेराबस्सी में देर रात एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। रात करीब 1 बजे फैक्ट्री में अचानक आग की लपटें देखी गई और देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री जलकर खाक हो गई। इस फैक्ट्री में अंडे के ट्रे और फ्रूट रखने की ट्रे बनाई जाती है। ये फैक्ट्री लगभग 40 साल पुरानी बताई जा रही है। आग की चपेट में आने से फैक्ट्री में लगी मशीनें जलकर खाक हो गई। वहीं हादसे के समय फैक्ट्री के सारे एम्प्लॉयज भागकर बाहर आ गए थे। फिलहाल आग लगने का कारण तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन दमकल विभाग को आग पर काबू पाने के लिए खूब पसीना बहाना पड़ा। ਅੱਗ ਦਾ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਵੀ ਲੱਗੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਸਰ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ 1:10 ਤੇ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਹਨ ਫਾਈਬਰ ਨਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ, ਉਸ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੁਰੰਤ 2 ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰ ਇੱਥੇ ਭੇਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰ ਲਾੜੂ ਖੜਿਆ ਉਹ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, 2 ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰ ਜਿੱਤਪੁਰ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਲਏ, 2 ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਲਏ, 1 ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, 5 ਕੁੱਲੇ ਤੋਂ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ? ਟੋਟਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8-10 ਗੱਡੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜਾਨੀ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਟਾਈਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗਡਾਊਨ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਾਕੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਲਈ। आपको बता दें कि मुबारकपुर रोड पर स्थित ये फैक्ट्री 40 साल पुरानी है। यहाँ आग बुझाने के लिए ज़िरकपुर, चंडीगढ़, पंचकूला और अम्बाला से दमकल विभाग की 10 गाड़ियां बुलानी पड़ी, तब जाकर आग पर काबू पाया गया। खैर गनीमत ये रही कि इस घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन पूरी फैक्ट्री राख के ढेर में तब्दील हो गई। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। 1983 वर्ल्ड कप के हीरो और पूर्व क्रिकेटर सैयद करमानी ने कहा है कि आईपीएल का सही मायनों में श्रेय अगर किसी को है तो वह कपिल देव को जाता है, क्योंकि कपिल देव ने ही सबसे पहले आईसीएल शुरू किया था, जिसे बाद में बीसीसीआई ने टेक ओवर कर लिया और आईपीएल के नाम से यह गेम शुरू किया, जो कि अब विश्व भर में चर्चित हो चुका है, जिसमें न केवल देश के बल्कि विदेशों के खिलाड़ी भी अपना भाग्य आजमाते हैं। उन्होंने कहा कि
अगर टीम में स्पिरिट हो तो बिना कोच के भी जीता जा सकता है, जिसका उदाहरण था 1983 का वर्ल्ड कप। उस समय टीम के साथ कोई कोच भी नहीं था, लेकिन अब टीमों के साथ 9 सपोर्टिंग स्टाफ होता है। उसके बावजूद भी टीम का प्रदर्शन औसत रहता है। क्या कहा सैयद किरमानी ने क्रिकेट के बारे में, आई सुनते हैं। जो हमने सारी दुनिया को ये सिखाया है, entire cricketing fraternity in particular, that the weakest team in the competition can beat the champions on that particular day. तो ये जीत के बाद हमारी 83 इतना बेहतरीन हमारा टीम स्पिरिट था उस टाइम, राइट। और जिस तरीके से खिलाड़ियों ने प्रदर्शन दिखाया उस टाइम पे, टोटल enthusiasm, encouraging one another, team spirit was at the highest level. तो जिसकी बिना हमने दबाव डाला मजबूत टीमों के ऊपर, जो सोचा कि भाई ये तो मीनोज ऑफ द टीम है, इनको खा जाएंगे, हम कच्चा खा जाएंगे। तो हमने कहा कि भाई ठीक है, तुम अगर ऐसा सोच रहे हैं तो हम अपनी राशि को आपके गले में इतना कस देंगे आप वहाँ से निकल नहीं पाएंगे। यही किया हमने, जो हमने 83 वर्ल्ड कप जीता। और उसके बाद जो बदलाव आया है क्रिकेट का, इट बिकेम ए रिलीजन इन आवर कंट्री। वी लेड ए वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑन क्रिकेट. The current era of cricketers are building stories on that. Lot of changes have come in. हमारे ज़माने में कोई सिर्फ एक ही मैनेजर था, बग़ैर कोच के हमने वर्ल्ड कप जीत के बता दिया। आजकल के खिलाड़ियों को 9 सपोर्ट स्टाफ हैं, बल्कि 11 होने वाले हैं। उसमें एक बॉलिंग कोच है, आपको एक वीडियो एनालिस्ट है, उसमें आपको बैटिंग कोच है, फील्डिंग कोच है। तो इस तरीके से बदलाव आया है। 3 फॉर्मेट्स आए हुए हैं, कोच है, फील्डिंग कोच है। तो इस तरीके से बदलाव आया है। 3 फॉर्मेट्स आए हुए हैं जो बेहतरीन फॉर्मेट्स है। टेस्ट से लेके ओडीआई पे आए, ओडीआई से T20 हो गया, अब T20 के बाद T10 चल रहा है, विच विल बी ऑल्सो इंटरनेशनल। IPL भी आ गया, वो तो है ही ना, T20 में है, T20 में है IPL। या ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है युवा खिलाड़ियों के लिए, जो ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं लेजेंडरी क्रिकेटर्स के साथ, और बहुत ही बेहतरीन सीखने का मौका है युवा खिलाड़ियों को। तो मैं बधाई देता हूँ जो भी इंट्रोड्यूस करे हैं IPL। मैं तो समझता हूँ कपिल देव ने शुरू किया है ये, उन्होंने ICL शुरू किया था, उसके बाद BCCI ने ओवरटेक किया है और मेड इट वेरी पॉपुलर। द मोस्ट पॉपुलर टूर्नामेंट globally is IPL, conducted by BCs. 2 decades ago, West Indies were ruling cricket. ठीक है, उसके बाद जवाल आया उनके ऊपर। तो आफ्टर जवाल जब आया कि भाई 83 जब वर्ल्ड कप हमने जीता, तो उसके बाद ऐसे वो लेजेंडरी क्रिकेटर्स रिटायर हुए, युवा खिलाड़ी आए, बदलाव आने लगे हर टीम पे। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने, रिकी पॉन्टिंग ने 3 वर्ल्ड कप कंसेक्यूटिव जीता उन्होंने, बेहतरीन लेजेंडरी खिलाड़ी उनके साथ थे। वहाँ से जब हटे तो युवा खिलाड़ी आने लगे। उसके बाद धोनी आए, धोनी के पास बेहतरीन खिलाड़ी, तजुर्बेकार युवा सब मिलके 38 ईयर्स के बाद धोनी ने वर्ल्ड कप जीता। सबसे बेहतरीन कप्तान एवर फॉर इंडिया। और अंत में मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में गुजरे 24 घंटों में अधिकतम तापमान 36.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की मात्रा 55% रही। आने वाले 24 घंटों में अनुमान है कि आसमान साफ रहेंगे, लेकिन कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। तापमान में वृद्धि संभव है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। देश और विदेश की हर खबर और जानकारी के लिए आप बने रहें पंजाब केसरी टीवी के साथ। हम फिर हाजिर होंगे ट्राई सिटी अपडेट लेकर। तब तक के लिए रमेश राणा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।